उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के रहने वाले विक्रम, निखिल और सत्यपाल नाम के 3 युवक बचपन से ही अनाथ थे। वो एक दूसरे का सहारा बनकर दूसरों के यहाँ बिना वेतन के गुलामों की तरह कड़ी मेहनत करके अपने दिन गुजार रहे थे। दिन ब दिन दूसरों के अधीन इस गुलामी की जिंदगी से उन्हें अब नफरत होने लगी थी। किसी भी तरह स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने की प्रबल इच्छा उनके मन में जागी। एक रात बिना किसी को बताए उन्होंने अपने पुराने मालिकों के घर को छोड़ दिया और शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद वे जंगल के बीच में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे थकान से बैठ गए। अपने पुराने गुलामी के जीवन और उठाई गई कठिनाइयों को याद करके तीनों बहुत दुखी हुए। विक्रम ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, क्या हम हमेशा दूसरों के पैरों तले कुचले जाते रहेंगे? क्या हमारा अपना कोई घर, कोई आजीविका नहीं होगी? सत्यपाल ने आसमान की तरफ देखते हुए सच्चे मन से प्रार्थना की। हे भगवान, हमें विलासिता नहीं चाहिए, बस कड़ी मेहनत करके जीने के लिए थोड़ी सी जमीन और सिर छुपाने के लिए एक छोटी सी छत चाहिए। हमें एक स्वतंत्र जीवन का आशीर्वाद दें। जैसे ही तीनों एक साथ भगवान से खुद को बचाने की प्रार्थना कर रहे थे, उस पीपल के पेड़ की शाखा में से एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। ठीक उसी समय उस पीपल के पेड़ पर रहने वाले झंपाल नाम के एक अजीबोगरीब पिशाच ने उनकी सारी बातचीत सुन ली। वो अचानक ऊपर से नीचे कूद पड़ा। उसका रूप देखकर विक्रम, निखिल और सत्यपाल तीनों डर के मारे कांपने लगे और पीछे हट गए। लेकिन पिशाच ने हंसते हुए कहा, मुझे देखकर इतना मत कांपो बच्चों, मेरा नाम झंपाल है। मैं इंसानों को खाने वाला नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनी, तुम्हारी प्रार्थना मुझे पसंद आई। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं एक एक करके बताओ, मैं उन्हें अभी पूरा करूँगा। पिशाच के बात करने के तरीके से उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। सबसे पहले विक्रम आगे आया और बोला, झंपाल जी, मुझे एक बहुत खूबसूरत पत्नी, खेती के लिए धान के खेत और रहने के लिए एक बड़ा घर चाहिए। उसके बाद निखिल आगे आया और मांगा, मुझे एक बड़े महल जैसा घर, उसके चारों ओर मछलियों का तालाब, मुर्गी फार्म और उन सब की देखभाल करने के लिए एक अप्सरा जैसी पत्नी चाहिए। अंत में सत्यपाल ने बहुत विनम्रता से कहा, मुझे कोई बड़ी विलासिता नहीं चाहिए झंपाल, बस सिर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर, मेरा साथ देने वाली एक आज्ञाकारी पत्नी और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन हो तो काफी है। झंपाल ने तीनों की इच्छाएं ध्यान से सुनी। तीनों की इच्छाएं सुनकर उस पिशाच ने हंसते हुए कहा, तुमने जो मांगा है वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में मेरी एक छोटी सी शर्त है। भविष्य में एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे मन की एक इच्छा पूरी करनी होगी। वो इच्छा क्या है ये मैं समय आने पर ही बताऊंगा। अगर तुम उस दिन अपनी बात से मुकर गए तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम इस शर्त को मानते हो तभी मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। उसने गंभीरता से कहा। विक्रम, निखिल, सत्यपाल तीनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। उन्होंने सोचा कि अगर अभी उन्हें गुलामी के जीवन से मुक्ति मिल रही है तो भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में क्यों सोचना। तीनों ने एक स्वर में सहमति जताते हुए कहा, ठीक है झंपाल, अगर तुम हम पर इतना बड़ा उपकार कर रहे हो तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम अपना दिया हुआ वचन किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ेंगे। पिशाच खुश हुआ और बोला, ठीक है, अपना वचन मत तोड़ना। जब तुम अपने मन चाहे जीवन में बस जाओगे तब मैं आकर मांगूंगा। ये कहकर वो तीनों को अपने साथ लेकर जंगल के पार आगे बढ़ा। झंपाल पिशाच तीनों को लेकर कुछ दूर चलने के बाद एक बड़े गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गया। वहां एक विस्तृत धान का खेत और उसके बगल में एक बड़ा खूबसूरत घर दिखाई दिया। उस घर के दरवाजे पर एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। झंपाल ने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, विक्रम, ये रहा तुम्हारा मनचाहा घर और खेत। ये अब से तुम्हारी पत्नी है। मैं तुम दोनों का गंधर्व विवाह करवा रहा हूँ। यही खुशी से रहो। ये कहकर उसने उनकी शादी करवा दी। विक्रम बहुत खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ घर में चला गया। उसके बाद झंपाल बाकी दोनों को लेकर थोड़ा और दूर चला। वहाँ एक अद्भुत सा और बड़ा महल दिखाई दिया। उसके चारों ओर विशाल मछलियों का एक तालाब था और मुर्गियों से भरा एक बड़ा मुर्गी फार्म था।
उस महल के सामने एक अप्सरा जैसी सुंदरी खड़ी थी। झंपाल ने निखिल की ओर मुड़कर कहा, निखिल, ये तुम्हारा मनचाहा साम्राज्य है, ये तुम्हारी अर्धांगिनी है। ये कहकर उसने उसकी भी शादी करवा दी और उन्हें वहीं छोड़ दिया। निखिल अपनी किस्मत पर इतराता हुआ महल में दाखिल हुआ। अंत में झंपाल पिशाच सत्यपाल को लेकर थोड़ा और दूर गया। वहाँ एक छोटे से तालाब के पास एक छोटा सा खेत और सिर झुकाने के लिए ताड़ और पत्तों से बना एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। उस घर के सामने एक बहुत ही संस्कारी, आज्ञाकारी और गरीब युवती खड़ी थी। उसे देखकर झंपाल ने सलाह दी, सत्यपाल, वो लड़की कोई बहुत खूबसूरत नहीं है। ये घर भी ताड़ के पत्तों की झोपड़ी है और खेत भी बहुत छोटा है। इसमें तुम्हें ज्यादा आमदनी नहीं होगी, तुम सुख से नहीं रह पाओगे। थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं तुम्हें भी एक बड़ा महल दूंगा, सोच लो। लेकिन सत्यपाल ने बिल्कुल भी लालच नहीं दिखाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, नहीं झंपाल, मुझे दूसरों से ज्यादा नहीं चाहिए। मेरी मेहनत के हिसाब से ये छोटा सा घर और खेत काफी है। ये मेरे लिए सही पत्नी है। पिशाच उसकी खुशी देखकर उस युवती से उसकी शादी करवाकर वहाँ से गायब हो गया। समय तेजी से बीतता गया। सालों बीत गए। तीनों युवक अपने अपने घरों में अपनी पत्नियों के साथ बस गए। विक्रम और निखिल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। जबकि सत्यपाल अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता हुआ उसी में संतुष्ट रहकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। कई सालों बाद एक दिन झंपाल पिशाच अपना दिया हुआ वरदान और उनका किया हुआ वादा याद दिलाने के लिए वापस आया। सबसे पहले वो विक्रम के घर गया। तब तक विक्रम एक बड़े जमींदार की तरह रहने लगा था। झंपाल एक साधारण इंसान के रूप में विक्रम के घर मेहमान बनकर गए। विक्रम और उसकी पत्नी ने आए हुए मेहमान का स्वागत किया, बहुत आदर सत्कार किया और अच्छा भोजन कराया। पिशाच उनके आतिथ्य से बहुत खुश हुआ। भोजन समाप्त होने के बाद झंपाल ने अपना असली रूप दिखाते हुए उसे याद दिलाया। विक्रम, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं उसी पीपल के पेड़ वाला पिशाच झंपाल हूँ। आज तुम्हें दिए गए वचन के अनुसार अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। विक्रम ने डरते हुए कहा, पहचान लिया झंपाल, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। खैर, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो बताओ, मैं जरूर पूरी करूंगा। झंपाल ने अपनी मुट्ठी दिखाते हुए एक अजीबोगरीब इच्छा जाहिर की। विक्रम, मेरी पीठ पर बहुत समय से एक बड़ा सा घाव है। दुनिया में इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। मेरा उपकार पाने वाला जो भी इंसान अपने ही घर को अपने हाथों से आग लगाकर उसे पूरी तरह जलाकर राख कर देगा और उस राख को लाकर मेरे घाव पर लगाएगा तो मेरी बीमारी तुरंत दूर हो जाएगी। इसलिए बिना देर किए तुरंत अपने घर को आग लगाओ और वो राख मुझे दो। अपना दिया हुआ वचन निभाओ। ये बात सुनते ही विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान होकर बोला, क्या मैं अपना ही घर खुद जला दूं? इतनी बड़ी संपत्ति को राख करने के लिए कोई पागल भी तैयार होगा क्या? मुझसे नहीं होगा। जा, ऐसा भयानक काम मैं नहीं कर सकता। कहीं भी चला जा। उसने अपने गुस्से से झंपाल को बुरा भला कहा और डांट कर भगा दिया। झंपाल ने गुस्से से हंसते हुए कहा, अपना वचन तोड़ोगे विक्रम, इसका परिणाम भुगतोगे। ये कहकर वो बाहर आया और पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल विक्रम का घर, धान की खेत, सब कुछ एक साथ आग में जलकर राख हो गए। वो अपनी पत्नी के साथ सड़क पर आ गया और रोने लगा, जबकि पिशाच हंसते हुए चला गया। वहाँ से झंपाल पिशाच सीधे निखिल के उस बड़े महल में गया। निखिल भी मछलियों के तालाब और मुर्गी फार्म से बहुत बड़ा अमीर बन गया था। पिशाच वहाँ भी मेहमान बनकर गया और आतिथ्य प्राप्त किया। उसके बाद अपना असली रूप दिखाते हुए विक्रम को बताई गई अपनी पीठ के घाव की कहानी सुनाकर कहा, निखिल, तुम्हें अपने महल, इस मछलियों के तालाब और मुर्गी फार्म सब कुछ जलाकर उस राख को मेरे घाव पर लगाना होगा। जल्दी से अपना घर जलाओ। निखिल उन बातों को सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। ओ पिशाच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इतने खूबसूरत महल और मुनाफा कमाने वाले फार्म को जलाने के लिए कहो। क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है जो मैं अपना घर जला दूं?
इज्जत से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने दहाड़ते हुए कहा। चंपाल ने बहुत गुस्से से कहा तुम भी विक्रम की तरह स्वार्थी हो, तुमने अपना वचन तोड़ दिया। और बाहर की ओर चल पड़ा। उसने मुड़कर देखा ही था कि कुछ ही पलों में निखिल का महल, मछलियों का तालाब, मुर्गी फार्म सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया और राख के ढेर में बदल गया। निखिल अपना सब कुछ खोकर सड़क पर आ गया था। अंत में पिशाच सत्यपाल की उस छोटी सी ताड़ के पत्तों वाली झोपड़ी में गया। सत्यपाल और उसकी पत्नी ने बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ उस आए हुए मेहमान का आदर सत्कार किया। पिशाच ने अपना असली रूप दिखाते हुए जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। सत्यपाल, तुम्हारे दोनों दोस्तों ने अपना वचन तोड़ दिया और बर्बाद हो गए। मेरी पीठ का घाव ठीक करने के लिए तुम्हें अपनी इस छोटी सी ताड़ की झोपड़ी को अपने हाथों से जलाकर राख करना होगा। क्या तुम अपना वचन निभाओगे या उनकी तरह मुझे गालियां देकर भगा दोगे? उसने पूछा। सत्यपाल ने बिना कुछ सोचे कहा, चंपाल, उस दिन जब हम अनाथों की तरह जंगल में रो रहे थे तो तुमने ही हमें ये जीवन दिया था। ये घर, खेत, सब कुछ तुम्हारी दी हुई भीख है। ऐसे में मैं तुम्हारी तकलीफ दूर करने के लिए मेरा ये छोटा सा घर क्या चीज है? मैं अपना दिया हुआ वचन बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। तुरंत वो अपनी पत्नी को लेकर घर के बाहर आ गया। एक सूखी लकड़ी में आग लगाकर अपने हाथों से अपनी ताड़ की झोपड़ी की छत में आग लगा दी। कुछ ही पलों में वो ताड़ की झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जैसे ही सत्यपाल उस राख को लाने के लिए आगे बढ़ा, वहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जली हुई राख का वो ढेर अचानक गायब हो गया। उसकी जगह एक आंखें चौंधिया देने वाला अद्भुत और आलीशान बड़ा महल बन गया। कुछ दासियां आरती लिए सत्यपाल दंपत्ति के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर इंतजार कर रही थी। सत्यपाल को कुछ समझ नहीं आया और उसने आश्चर्य से पिशाच की ओर देखा। उसी पल पिशाच का रूप दूर हो गया और चंपाल एक तेजस्वी रूप में खड़ा हो गया। उसने बहुत खुशी से सत्यपाल को प्रणाम किया और कहा, सत्यपाल, मैं असल में कोई पिशाच नहीं बल्कि एक गंधर्व हूँ। एक मुनि के शाप के कारण मैं इस तरह पिशाच बनकर भटक रहा था। उस मुनि ने कहा था कि किसी ऐसे पुण्य पुरुष के कारण मुझे शाप से मुक्ति मिलेगी जो किए गए उपकार को ना भूले और मुसीबत में अपना भी वचन ना तोड़े। आज तुम्हारे त्याग और तुम्हारी सच्चाई के कारण मुझे शाप से मुक्ति मिल गई है। ये महल और लगातार मुनाफा देने वाले ये बड़े खेत तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। ये कहकर उन्हें आशीर्वाद देकर वो हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद से सत्यपाल दंपत्ति बिना किसी परेशानी के सुख शांति से जीवन बिताने लगे। तो देखा, मुश्किल समय में हमारी मदद करने वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कितने भी लालच आ जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। जो लोग अपना दिया हुआ वचन निभाते हैं उन्हें ही भगवान की कृपा और स्थायी संपत्ति मिलती है।